हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। प्रीवियस जो लेक्चर अपलोड किए हैं उनको आपने देखा होगा। आज उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करा रहे हैं। माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद पाल, आपका अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स क्लासेस को अगर पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, तो कम टू द पॉइंट। आज एक क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ है और इसको करके देखते हैं कि क्या हम लोग इसको समझ पाते हैं कि नहीं। करे ए बीम ऑफ प्रोटॉन एंटर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई प्रोटॉन है वो एंटर करता है और जिसकी मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला गिवन है, विद वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में इसकी वेलोसिटी दी है प्रोटॉन की 4 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए अगर वेलोसिटी है, एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू गिवन है आपके पास 60 डिग्री। फाइंड द रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। करें कि अगर रेडियस है तो उसको फाइंड करो। रेडियस हमें कैलकुलेट करनी है हेलिकल पाथ की। पाथ कैसा बना रहा है? हेलिकल पाथ बना रहा है। तो अभी समझेंगे कि हेलिकल पाथ कब बनता है। टेकन बाय द बीम, आल्सो फाइंड द पिच ऑफ हेलिकल पाथ। पिच भी कैलकुलेट करना, रेडियस और क्या, पिच, दो चीजें जो है वो हमें कैलकुलेट करना। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए प्रोटॉन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग वन पॉइंट ऑफ रिवोल्यूशन। मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है, एमपी गिवन है। मास ऑफ प्रोटॉन दिया है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। तो इसको पहले यहां समझ लेते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब आप पैरेलल रखें, परपेंडिकुलर ले लें, हमने मान लिया दिस डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। अब कोई प्रोटॉन सपोज दैट यहां से इंटर करता है, मान लिया इसका मास और क्यू चार्ज, चार्ज तो होता नहीं, यहां से कोई पार्टिकल इंटर करता है। जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड में जाता है एट एन एंगल 60 डिग्री एट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से क्या करता है वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। इस एंगल से वो कोई चार्ज पार्टिकल यहां से एंटर करता है। ये उसका जो एंगल है या ये एंगल है वो आपका 60 डिग्री, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी कितनी इस डायरेक्शन में है और किस वेलोसिटी से इंटर करता है? ये करता है आपका 4 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 60 डिग्री, तो इसको हमें कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या हो गया? बी कॉस 60, ये हो गया बी कॉस 60। और इसका पैरेलल कंपोनेंट तो ये हो गया, और परपेंडिकुलर बी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी साइन 60, ठीक है। तो इसके वेलोसिटी कंपोनेंट को दो पार्ट में, तो बी इज इक्वल टू बी पैरेलल इसे लिखें क्योंकि ये पैरेलल कंपोनेंट है। यहां पे लिख दे बी पैरेलल इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो ये बी पैरेलल कितना हुआ? बी कॉस थीटा। और v की वेलोसिटी कितनी है? 4 इंटू 10 की पावर 5 और cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो 4 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 1/2, ये वैल्यू हो गई 2 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वेलोसिटी कंपोनेंट हो गया अलोंग पैरेलल एक्सिस, ठीक है, इस डायरेक्शन में। बी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई? बी परपेंडिकुलर की जो वैल्यू हो गई बी साइन कितना हुआ? 60 साइन थीटा। तो 4 इंटू ये कितना हुआ? √3/2, ये 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो कितना हुआ? 3.4 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वेलोसिटी कंपोनेंट है वो एक्स डायरेक्शन में, या कहें या हम कहें बाई डायरेक्शन में, या पैरेलल टू द फील्ड और परपेंडिकुलर टू द फील्ड, दोनों केस। अब हम पुराने केस को याद करते हैं। हमें मालूम है कि बी पैरेलल है, वो क्या करता है? स्ट्रेट लाइन मोशन देता है। ये पी
पैरेलल क्या करता है, इट गिव स्ट्रेट लाइन मोशन, गिव स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन मोशन देता है। और बी परपेंडिकुलर क्या देता है, सर्कुलर मोशन। और अगर दोनों को ऐड कर दें, इसको ऐड कर दें, तो ये मोशन कैसा हो जाएगा, हेलिक्स, हेलिकल मोशन। तब ये मोशन हेलिकल हो जाएगा। और हेलिकल मोशन कैसा होता है, इस टाइप का। दिस मोशन इज नोन एज अ हेलिकल मोशन। और इस चीज को बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं, ये इट इज नोन एज पिच। तो हमें इसकी रेडियस भी निकालनी है और इसकी क्या निकालनी है, पिच निकालनी है। दोनों चीज समझ गए, तो रेडियस भी निकालेंगे और पिच निकालेंगे। ठीक है, तो हेलिकल मोशन आप देख रहे होंगे, तो क्या बन रहा है, सर्किल टाइप का बन रहा है कुछ। आर वी द रेडियस ऑफ हेलिकल, ऑफ हेलिक्स। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, भाई सर्कुलर मोशन का मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या है, बैलेंस हो जाएगा। एम बी परपेंडिकुलर, एम बी स्क्वायर ओवर आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्यू वी, वी परपेंडिकुलर। तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा एम बी परपेंडिकुलर ओवर आर इज इक्वल टू क्यू बी। यहां से r इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, r इज जाएगा एम बी परपेंडिकुलर ओवर क्यू बी। दोनों की वैल्यू पुट करो, तो m की वैल्यू कितनी है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27, और b परपेंडिकुलर की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की 3.4 इंटू 10 की पावर 5। चार्ज कितना, चार्ज गिवन नहीं है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितनी है आपका 0.3। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये नियर अबाउट आता है 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज नियर अबाउट 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने आर तो कैलकुलेट कर लिया, बाकी भी मिटा देते हैं, इधर इस वाले कंपोनेंट को मिटा देते हैं। अब हमसे बोला है कि पिच कैलकुलेट करो, इसको नोट करो तो मिटा देते हैं। पिच इज इक्वल टू क्या होता है, पिच इज इक्वल टू, पिच इज इक्वल टू क्या होता है, पिच इज ए डिस्टेंस ही एक टाइप की होगी। पिच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पैरेलल वेलोसिटी, वेलोसिटी अलोंग पैरेलल इनटू टाइम, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन जिसे बोलते हैं। और टाइम ऑफ रिवोल्यूशन या हम कह सकते हैं बी परपेंडिकुलर इनटू टी। और टी इज इक्वल टू कितना होता है, क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर बी परपेंडिकुलर। ये तो होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर बी परपेंडिकुलर। इसको सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू आती है 21.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड। दिस वैल्यू कम टू द, तो पिच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पिच इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, सो पिच तो पिच इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास बी पैरेलल, और बी पैरेलल की कितनी वैल्यू आई थी, बी पैरेलल की वैल्यू थी आई थिंक 2 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी आई इंटू टाइम, ए इंटू 21.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 43.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। तो ऐसे धीरे धीरे अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी। इसको आइए इस न्यूमेरिकल को देखते हैं जो आईआईटी में आया हुआ है। ए न्यूट्रॉन, ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर इन ए मैग्नेटिक फील्ड विद सेम स्पीड, द ट्रैक ऑफ पार्टिकल आर गिवन। मतलब ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है
जिसमें ये 4 पार्टिकल, उसमें न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल उसमें एंटर करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के ट्रैक बनाते हैं, मतलब एक पार्टिकल का ट्रैक ए है, दूसरे का बी है, किसी का सी है, और फोर्थ पार्टिकल जो भी है उसका डी है। इस टाइप का कोई ट्रैक बनाते हैं। रिलेट द ट्रैक ऑफ गिवन पार्टिकल, तो हमको ये बताना है कि जो ए का ट्रैक है उसके लिए एक कौन से पार्टिकल का ट्रैक है, ये किस पार्टिकल का ट्रैक है, इस किस पार्टिकल का ट्रैक है, ये किस पार्टिकल का ट्रैक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम क्या करें, या तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं या राइट हैंड रूल लगाएं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है। फिंगर क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, और जो पाम आपकी हथेली है डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है। ठीक है, और ये आपका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बताती है, पार्टिकल किस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी में मूव कर रहा है। सिंपल सी बात है, सिंपल। तो पहले हम न्यूट्रॉन पे चलते हैं। न्यूट्रॉन पे क्यों चलते हैं कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो पहले फॉर न्यूट्रॉन के लिए देख लेते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर k इक्वल टू 0 होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स इस केस में कितना होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। हमें नहीं मतलब है किसी एंगल एंड समथिंग, यहाँ पे हमने Q की वैल्यू पुट कर दी, तो ये फोर्स क्या हो गया, 0, क्योंकि Q की वैल्यू 0। इसका मतलब न्यूट्रॉन पे कोई फोर्स जो भी लगेगा, ठीक है, वो इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब जो भी फोर्स उन पे लग रहा है, न्यूट्रॉन ना लेफ्ट डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा, ना राइट डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा, ना इनवर्ड होगा, ना आउटवर्ड होगा, वो अपने पाथ से डेविएट नहीं होगा। तो ऐसा पार्टिकल कौन है जो अपने पाथ से डेविएट नहीं हो रहा है, न्यूट्रॉन। इसका मतलब ट्रैक ए है, ट्रैक ए इज ड्यू टू न्यूट्रॉन। ठीक है, क्योंकि वो अपने पास से डेविएट नहीं हो रहा है। तो बहुत इजी था। सेकंड वाला देखते हैं, अब इसमें अप्लाई करते हैं। मैं तो राइट हैंड रूल का यूज कर रहा हूं। तो हमने क्या किया, फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखता, फोर्स ऊपर लगेगा, इधर कहीं ये ट्रैक है, इधर ये ट्रैक है। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो ये क्या मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका बी, और ये मान लेते हैं ये हमने पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज के कारण। यहाँ पे अब जो रिमेनिंग पार्टिकल है उसमें प्रोटॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है। इस पे भी प्लस चार्ज होता है, इस पे भी प्लस चार्ज होता है, और इस पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज। तो दो चीज तो यहां से क्लियर हो गई कि इन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, इस पे निगेटिव होता है। अकॉर्डिंग टू द फ्रेमिंग रूल हमने पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो एक चीज और यहां से क्लियर हो गई, इलेक्ट्रॉन की जो ट्रेजेक्ट्री है या ट्रैक है, वो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के ट्रैक से जस्ट अपोजिट। इसका मतलब ये भी जो है वो किसके लिए हो गया, प्रोटॉन के लिए हो गया, और अल्फा पार्टिकल के लिए हो गया, और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो गया, ये डी वाला ट्रैक हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग, according to the Fleming right hand rule, ठीक है, ट्रैक ऑफ डी इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। ठीक है, क्योंकि अगर इधर का इलेक्ट्रॉन का ट्रैक लेते हैं, इधर दो चार्ज हैं, पार्टिकल है जिसपे पॉजिटिव चार्ज, इस पे इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब डी जो है वो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन हो गया। थर्ड और फोर्थ की बात करें
A and B may be due to positive charge। अब देखो यहां पे सस्पेंशन हो गया थोड़ा। अब ये नहीं हम बता सकते ये है वो ट्रेक किसके कारण हो रहा है, बी जो है वो किसके कारण ट्रेक हो रहा है, इसका ट्रेस जो है वो किसके कारण बन रहा है। हमें ये मालूम है पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों के लिए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो हम ये नहीं बता सकते अभी कि ए किसके कारण है और बी का जो ट्रेक है वो किसके कारण है। तो हम क्या करें इस यहाँ पे, हम यहाँ पे रूल का अप्लाई करें। हम ये बताया ये कवर करें कि इसके थ्रू जो रेडियस बन रही है और इसके थ्रू जो रेडियस बन रही है, दोनों की रेडियस कैलकुलेट करें। तो वी नो दैट, तभी बता पाएंगे, वी नो दैट आर इज इक्वल टू क्या होता है, एम बी ओवर क्यू, ठीक है, एम बी ओवर क्यू बी। अच्छा, तो यहां पे इसको सॉल्व, तो हम लिख सकते हैं कि आर अल्फा इज इक्वल टू एम अल्फा ओवर क्यू एल एंड आर, कौन सा पार्टिकल, अल्फा के बाद में है आपका इलेक्ट्रॉन, आर पी ड्यू टू द प्रोटॉन प्रोपोर्शनल टू एम मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इसी पे तो डिपेंड करेगा। अच्छा और बताओ, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ऑफ अल्फा ओवर आर ऑफ पी इक्वल टू किसके ओवर हो जाएगा, एम अल्फा प्रोपोर्शनल टू एम अल्फा ओवर क्यू अल्फा इंटू क्यू पी ओवर एम पी। तो आर अल्फा ओवर आर पी इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा, और चार्ज कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इंटू, इस पे कितना हुआ आपका, सॉरी ये हुआ आपका क्यूपी इंटू क्यूपी ओवर एम, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2, तो हो जाएगा आर अल्फा ओवर आर पी इज इक्वल टू 2 प्रोपोर्शनल टू 2। दिस एम्प्लाइज दैट आर अल्फा इज इक्वल टू आर अल्फा प्रोपोर्शनल टू 2 टाइम्स ऑफ आर। तो किसका रेडियस ज्यादा है, अल्फा पार्टिकल का रेडियस 2 टाइम्स ग्रेटर देन है प्रोटॉन से। तो किसका यहां पे रेडियस ज्यादा होगा अगर इसे सर्किल कंप्लीट किया जाए, इसका मतलब ये है वो ड्यू टू आर अल्फा जो है वो बी और आर पी है वो ड्यू टू, मतलब जो ट्रेक है वो अल्फा पार्टिकल के द्वारा बी है, ठीक है, और प्रोटॉन के द्वारा जो है वो ए है। यहां से देख लो जिसका रेडियस ज्यादा है आपका अल्फा पार्टिकल का जो ट्रेक है वो बी है, वो ड्यू टू द अल्फा पार्टिकल, एंड ट्रेक ए इज ड्यू टू द किसके, तो प्रोटॉन। तो यहां से एक इंफॉर्मेशन निकली है सी इज ड्यू टू द, तो टेंटेटिव यहां लिख सकते हैं, तो ये ट्रेक ड्यू टू किसके कारण है आपका, प्रोटॉन, बी ट्रेक ड्यू टू अल्फा पार्टिकल, और सी ट्रेक ड्यू टू, सी किसके कारण है आपका, न्यूट्रॉन, और डी जो है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन।
ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन आता है कई एग्जाम में, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप प्रैक्टिस करते रहो, और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे, तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।